सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति नामक विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। संगम काल में, जो कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों का काल था, प्रोफेसर R.S. शर्मा इस संगम युग को 300 से 600 ईस्वी के मध्य मानते हैं। श्रीनिवास अयंगर और रामचंद्र दीक्षित इस संगम युग को 500 BC से 500 AD तक, यानी 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक मानते हैं। एन सुब्रमण्यम का मानना है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो युग था वो संगम युग कहलाता है। इस संगम युग में चोल, चेर और पांड्य राज्यों का उत्कर्ष हुआ। तो हम इस संगम साहित्य के अध्ययन द्वारा ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सुदूर दक्षिण, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु और केरल का प्रदेश सम्मिलित है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संगम मुख्य रूप से तमिल कवियों के सम्मेलन थे। कुल 3 संगमों के आयोजन की जानकारी यह हमारे पास है। यह संगम पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा, कपाटपुरम और मदुरा में हुए थे। यानी पहला संगम मदुरा में हुआ, दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, तीसरा संगम पुनः मदुरा में हुआ। यह संगम 9,990 वर्षों तक चले और इन संगमों में कुल 8,598 कवियों ने भाग लिया। इन संगमों या तमिल कवियों के सम्मेलन को पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। तो इस प्रकार 3 जो संगम हैं या कवियों के सम्मेलन हैं, उन सम्मेलनों में जिन कवियों की रचनाओं को मान्यता प्राप्त हुई, उन रचनाओं को हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। वैसे हमारे पास बड़ी मात्रा में संगम साहित्य उपलब्ध नहीं है, परंतु जो साहित्य हमारे पास उपलब्ध है उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पत्तू पातू, अर्थात यह 10 संक्षिप्त गीतों का संग्रह है। इन गीतों के नाम हैं तिरुमुरु गात्रुपद्ये, पोरुनरुपद्ये, सिरुमानरुपद्ये, पेरुम्बान्नारुपद्ये, मुल्ले पाटू, मदुरे कांची, नेडू नलवाडे, कुरीजी पाटू, पट्टिन पाले तथा मले पडु हकाद्रम। इनमें से इन रचनाओं में चोल शासक करिकाल तथा पांड्य शासक नेदुजेलियन के विवरण भी मिलते हैं और इन्हें 2री शताब्दी ईस्वी के लगभग का माना जाता है। दूसरा जो संगम साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, इसे इथु थोके यानी 8 कविताओं का संग्रह है, जिनमें नरणिर, कुरुथाक, एगुरुनुरु, पद्दिरुपत्तु, परिपाडल, कलितोगे, अहनानूर तथा पुरनानूरू मुख्य है। इनमें संगम युगीन राजाओं की नामावली के साथ साथ उस समय के जनजीवन, आचार विचार का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है वो है पदिनेन कील कनक्कू। यह 18 लघु कविताओं का एक संग्रह है जो सभी उपदेशात्मक है, जिनमें नालियू,
नानमणि कडिग्गे इनार नापद्दू इनीय नारपद्दू कार नारपट्टू कलवली नारपट्टू एंतीगे एपट्टू एंदीणे एंबद्दू तीणे माले एंबद्दू तीणे माले निर्नुरंबद्दू कैनीले कुरल तिरी कड्डुकम आसार कक्कोवे पल्लमोली सिरुमंचुमलुम मुदुमोली कांजी तथा एलादी। एक प्रकार से ये जो साहित्य है यह तमिल भाषा में है और इसीलिए इनके नाम भी थोड़े अपने को अटपटे महसूस हो रहे हैं। इन सब रचनाओं में कुरल जो कि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है सर्वोत्कृष्ट रचना है और इसे तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसमें त्रिवर्ग आचार शास्त्र राजनीति आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित यह ग्रंथ है और इसका जो रचनाकार है तिरुवल्लुवर वह कौटिल्य मनु कात्यायन इत्यादि से प्रभावित लगता है। नीलकंठ शास्त्री ने इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी की रचना माना है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल या पंचम वेद भी कहा जाता है। संगम युग के कुछ महाकाव्य है जो हमारे सामने हैं, जिनमें है शिल्पाधिकारम। यह इलिंगो अडिगल की रचना है और यह एक अद्वितीय रचना है। एक मान्यता के अनुसार यह इसका रचनाकार इलिंगो अडिगल चेर वंश के राजा सेन गुट्टवन का भाई था। दूसरा प्रमुख महाकाव्य है वह मणिमेखले है। यह इसका रचनाकार शीतले सतनार नामक एक व्यापारी था जो कि बौद्ध बन गया था और इसने एक प्रकार से मणिमेखले नामक नायिका को आधार बना करके इस महाकाव्य की रचना की है। तीसरा महाकाव्य जो कि संगम काल के बहुत बाद की रचना है और इसको जैन भिक्षु तिरुत्कदेवर ने लिखा था, जीवक चिंतामणि है। यह एक आदर्श नायक की जीवन कथा है जो युद्ध तथा शांति दोनों कलाओं में निपुण है। वे एक साथ ही संत तथा प्रेमी हैं। इसके अलावा में 2 और महाकाव्यों के नाम मिलते हैं मगर ये हमें प्राप्त नहीं होते हैं, जिनमें वलयपति एवं कुंडल केसी प्रमुख है। ये जो महाकाव्य है ये संगम साहित्य के अंतर्गत इनको नहीं गिनते हैं, मगर संगमकालीन जनजीवन की जानकारी के लिए शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से हम कहें कि संगम साहित्य में हमें चोल चेर तथा पांड्य राजाओं का विवरण, उनकी शासन व्यवस्था, उनके काल की धार्मिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। संगम युगीन संस्कृति के तहत हम सबसे पहले संगम काल की शासन व्यवस्था पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र था। राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी, उसके अधिकार तथा शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। सिद्धांत रूप में वह एक प्रकार से हम उसे निरंकुश मान सकते हैं, मगर व्यवहार में उसके मंत्री, दरबारी एवं कवि उसे निरंकुश होने से रोकते थे। राजा प्रजाहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। संगम साहित्य में उसे धर्मों, साहित्य, कला आदि को संरक्षण प्रदान करने की सलाह दी गई है। संगम युग में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। इसके लिए कभी कभी युद्ध भी हुआ करते थे और कभी कभी एक साथ एक से अधिक शासक शासन किया करते थे। शासन कार्य में राजा
ब्राह्मणों की सहायता से राज कार्य किया करता था। राजा को ये सलाह दी जाती है कि वह ब्राह्मणों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रखे। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय कार्य में भाग लेती थी। पंचावरम नामक एक अन्य सभा और होती थी जो 5 लोगों की परिषद होती थी, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत एवं गुप्तचर होते थे। यह प्रशासनिक कार्यों में राजा को सलाह देने का कार्य पंचावरम नामक संस्था किया करती थी। नगरों और गांवों में स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। नगर सभा नगर का कार्य करती थी। इसका मुख्य कार्य शासक को न्याय के कार्य में सहायता देना और उसे परामर्श देना था। गांवों में ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा का बड़ा महत्व था। राजा ग्राम सभा के माध्यम से ही गांवों के लिए कानून बनाता था। बाद में चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन उनके प्रशासन के एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभर करके सामने आया। संगम साहित्य में हम देखें न्याय व्यवस्था के बारे में तो कुछ बातें हमें ज्ञात होती है। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। राजा के न्यायालय को मंद्रम कहा जाता था। इसमें राजा के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते थे। न्यायाधीशों से निष्पक्ष होकर न्याय करने की आशा की जाती थी। दंड विधान बहुत कठोर था। मृत्युदंड, कारावास, आर्थिक जुर्माना इत्यादि दंड दिए जाते थे। कभी कभी अपराधी को भीषण यातनाएं भी दी जाती थी। चोरी और व्यभिचार के अपराध में अपराधी को मृत्युदंड प्राप्त होता था। संगम युग के जो शासक थे वो युद्ध प्रेमी थे। अपने साम्राज्य विस्तार और चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा में वे युद्ध करते रहते थे। युद्ध में वीरगति प्राप्त होना अत्यंत शुभ माना जाता था। राजा की सेना में अनेक पेशेवर सैनिक होते थे। वह व्यक्तिगत रूप से युद्धों में जाता था तथा सेना का संचालन करता था। सेना चतुरंगिणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित होते थे। रथों को बैलों के द्वारा खींचा जाता था। नगाड़ा तथा शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। सैनिक शिविर लगाए जाते थे। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति या पत्थर के स्तंभ लगाए जाने की प्रथा थी, जिसे वीरगल या नाडुकल कहा जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था, यानी महिला अंगरक्षिकाएं होती थी, हम अपनी भाषा में कहें तो। विजेता शासक विजित प्रदेश की प्रजा के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया करते थे और उनके आवास और फसलों को जला दिया जाता था। तो इस प्रकार यह संगम काल की एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को हमने देखा। प्रारंभ में हमने संगम युग कब से कब तक माना जाता है उसके बारे में जाना। संगम साहित्य जो कि मूल रूप से तमिल भाषा में है उसके बारे में जाना। विभिन्न विद्वान संगम युग का समय कब मानते हैं इसके विषय में हमने देखा। संगमों को जो कि तमिल कवियों के सम्मेलन थे इनको पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया। संगम साहित्य में को 3 भागों में हमने बांटा, पत्तू पत्तू, इत्थु थोके, पदीनेन कील कनक्कु इत्यादि में। और इनके अंतर क्या क्या रचनाएं हैं उनको हमने देखा, जो कि तमिल भाषा में थोड़े कठिन नाम हमें मालूम होते हैं। इसके बाद संगम युग के महाकाव्य शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि के बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा की। और उसके बाद संगम युगीन संस्कृति के तहत हमने संगम काल की शासन व्यवस्था के बारे में जाना। आज का ये ऑनलाइन वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो सुनिए, निश्चित रूप से ही
आपके लिए लाभदायक ये वीडियो होगा। जय हिंद।